नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेश है और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। मेरे पीछे आप जो ये प्लॉट देख रहे हैं ये पूरा 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें हम फिलहाल लगाने जा रहे हैं तरबूज। कुछ और भी सब्जियां लगाएंगे लेकिन ज़्यादा इसमें तरबूज ही लगाए जा रहे हैं। मेरे पीछे भी है और इसको मतलब पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि आप तैयार, हमने लगभग तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। अभी हमारा जो है आगे की तैयारियां होंगी इसमें। इस वीडियो में मैं आपको अभी अगर आप फरवरी महीने में तरबूज या कुछ और बेल वाली सब्जियां वगैरह लगाने जा रहे हैं तो किस हिसाब से आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है, किस टाइप के आपको खाद उर्वरक डालने हैं, किस तरह से आपको बेड बनाने हैं, प्लास्टिक मल्च लगानी है, बीजों की बुआई करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रहे हैं, पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो लास्ट तक आपको देखना है और वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अब सबसे पहले बात नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको कि ज़मीन की तैयारियां किस तरह से हो रही है। ज़मीन की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो गई हैं। ज़मीन देखिए आप एकदम से समतल बना चुके हैं और ये देखिए आखिरी कल्टिवेशन हो गया, मतलब 3 कल्टिवेशन इसमें हो गए मोटे मोटे। और अब इसमें बारी है बेसल डोज डालने की। यहाँ पे आपको धारियाँ दिख रही होंगी, तो यहाँ पे जो मोर पुलाव होता है वो निकाला गया है और यहाँ से हेरो निकाला गया है। ये देखिए यहाँ पर भिंडी लगाएंगे और इस पूरे प्लॉट में तरबूज और 2-3 टाइप की सब्जियाँ लगाएंगे। तो अभी बारी है बेसल डोज डालने की। कौन कौन से डाल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बेसल डोज में हमने लिया है, देखो यूरिया खाद लिया है, ये करीब 18-20 kg के आसपास है। और एक बैग हमने लिया है TSP, है ना, जिसमें सिर्फ फास्फोरस की मात्रा है। पहले जो DAP आता था उसमें नाइट्रोजन भी आती थी, लेकिन इसमें सिर्फ फास्फोरस है 46%। तो DAP की जगह ये ले लिया है और ये लिया है म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 kg। ज़मीन जो है हमारी वो 1 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा है, इस हिसाब से ये बेसल डोज लिए हैं। गोबर की खाद जो है वो हमने अच्छी मात्रा में डाल दी थी। अब आपको ये डालना किस तरह से है, सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। फास्फोरस हो गया, DAP तो नहीं कह सकते इसको। और ये हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, ये है 40 kg। आप 35 kg तक रख सकते हैं। इसमें से हम थोड़ा बेसल डोज बचा भी लेंगे शायद, क्योंकि गोबर की खाद हमने काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली है और ज़मीन भी हमारी काफ़ी अच्छी है, तो इतने खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो बैग हैं वो खुले नहीं मिलते, इस वजह से हमने जो बेसल डोज है वो इस हिसाब से दिए हैं। चलिए अब यूरिया खाद इसमें मिक्स कर देते हैं। यूरिया खाद हमने काफ़ी कम रखी है क्योंकि गोबर की खाद काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली है, काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली है, इस वजह से। ये लो जी, ये 1 एकड़ का जो हमारा बेसल डोज है वो तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, यहाँ मिक्स करते हैं और ये जो डलियाँ हैं आसानी से टूट जाती हैं, वो ज़्यादा टाइट नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, है ना, इस तरह से मिक्स हो गया ये। तो इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने मोटा मोटा कर लिया और हम करते रहेंगे इसको। बाकी आपको अच्छे से मतलब इसको मिक्स कर लेना, तीनों खाद एकदम बराबर मिक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद में इसको खेत में डालना है। डालना किस तरह से है वो बात कर लेते हैं। या तो आप इसको इस तरह से छिड़काव विधि से डाल सकते हो, मतलब छिटक सकते हो अपने पूरे खेत में, या आप कल्टीवेटर से भी डाल सकते हो। तो हम इसको कल्टीवेटर से डाल रहे हैं। कल्टीवेटर से अगर आप ये खाद उर्वरक डाल रहे हो ना, तो ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि आपके ये जो खाद उर्वरक है ये ज़मीन में नीचे नहीं जाना चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल्टीवेटर का हेल्थ जो है ये नीचे जाएगा तो ये नीचे चले जाएंगे, तो बेड आपके ऊपरी मिट्टी के बनेंगे, तो खाद उर्वरक काफ़ी नीचे रह जाएंगे, बेड में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, ये देखो पाइप वगैरह यहाँ से निकाल दिया हमने, और ये भी देखो सारी पाइप यहाँ से निकाल रखी है ना। तो ये एकदम ऊपर ही पड़ रहा है और ये जो टॉप लिंक है इसको पूरा खोल दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो फिरकी है ये घूमने लगेगी हल्का सा टेकने से ही। तो हम जितने भी खाद उर्वरक डाल रहे हैं वो ऊपर ही पड़ रहे हैं, मतलब, है ना, इस तरह से। ये देखिए देख रहे होंगे आप,
तो ये बेड जब हम बनाएंगे, एक कल्टीवेशन और करेंगे, इसमें हेरो निकालेंगे, उसके बाद बेड बनाएंगे तो सारे खाद उर्वरक बेड के अंदर आसानी से आ जाएंगे। फाइनली हमारे जो बेसल डोज थे यानी खाद उर्वरक जितने भी हमने मिक्स किए थे वो सारे इस प्लॉट में डाल दिए गए हैं और कल्टीवेशन भी लगभग आप ये मानिए 2 और हो गए हैं। ये देखिए कल्टीवेटर से हुआ है, हाल ही में किया है और ये सारे कल्टीवेशन हो गए हैं, हमने जितने करने थे वो हो गए हैं। अब यहाँ पर बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो किया जाएगा। हल्की नमी आपको दिख रही होगी, देखिए, है ना। तो जब भी आप तैयारियां करें बेड बनाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आप पास जाके दिखाता हूँ। ये देखिए हल्की नमी है इसमें, ये देखिए ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्की नमी है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आज और पड़ा रहेगा ये, उसके बाद कल इसमें बेड बनाएंगे। और ट्रैक्टर हमारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कल्टीवेशन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और निकाल दूंगा, क्योंकि ये जो डलियाँ दिख रही है ना, डीपली प्लोविंग की थी मैंने, उसकी वजह से थोड़े से एरिया में इसमें जो है इस इतने के एरिया में ये डलियाँ दिख रही हैं, ये मुझे थोड़ी सी खटक रही हैं। तो इनके लिए मैं शायद एक कल्टीवेशन इसमें और कर दूंगा, उसके बाद बेड बनाएंगे। से ज़मीन तैयार होने के बाद में सारे खाद उर्वरक डालने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हम बेड जो है वो बना रहे हैं। ये देखिए ये बेड की कुछ साइज़ है। चौड़ाई इसकी कम से कम 3 फीट रखी गई है और ऊंचाई लगभग 1 फीट यहाँ पर रखी गई है। दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और लाइन से लाइन यानी कि बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो करीब 6 फीट रखा गया है। ये देखिए 6 फीट की दूरी पर ये बेड जो है वो बनाए गए हैं। एकदम सीधे इस टाइप के आप बेड बनाएंगे तो काफ़ी शानदार लगेंगे भी, काफ़ी अच्छे। ये देखिए इस तरीके से बेड बनाया गया है। बेड बनाने से पहले देख लें मिट्टी आपकी इस तरह से कुछ भुरभुरी हो जानी चाहिए एकदम से। हल्की नमी अब भी है इसमें थोड़ी सी, लेकिन काम चलाऊ है, ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा और भी सुखाएंगे तो और अच्छी बेड की क्वालिटी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आप बेड बना सकते हैं। बेड हम जो है बेड राइजर की सहायता से बना रहे हैं। भाई फाइनली दोस्तों बेड प्रिपरेशन का हमारा जो कार्य था वो भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद में हमने जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन है वो भी बिछा दी है पूरे प्लॉट में। ये देखिए पूरे प्लॉट में सिंगल 16 mm की ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछाई है। और अब जो है फाइनली बारी आती है इसमें प्लास्टिक मल्च बिछाने की। कौन सी प्लास्टिक मल्च है और कितने माइक्रोन की है और किस तरह से उसको बिछाना चाहिए ताकि आगे चल के भी आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आए जब वापस इसको निकालना होता है। तो फाइनली मतलब लगभग हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब प्लास्टिक मल्च बिछाएंगे और उसके बाद में बारी आती है सीड सोविंग की। तो अब बात करते हैं तरबूज लगाने से पहले इसमें लगाई जाने वाली प्लास्टिक मल्च के बारे में। तो देखिए तरबूज एक ऐसी फसल है जिसको आप चाहे किसी भी सीज़न में लगा लीजिए, चाहे आप इसको नवंबर दिसंबर में लगा दीजिए या फिर चाहे आप इसको मतलब फरवरी और मार्च माह में लगाएं। प्लास्टिक मल्च का इसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके जो तरबूज की फसल है उसमें खरपतवार भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, मतलब कि खरपतवार होता ही नहीं है उसमें। इससे फसल में रोग वगैरह भी कम आते हैं और उत्पादन आपको अच्छा मिलता है। इसके बाद में अगला बेनिफिट जो होता है वो होता है गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है और इससे सिंचाई भी आपकी थोड़ी कंट्रोल में रहती है। सिंचाई आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके गर्मियाँ आएगी और ज़्यादा धूप पड़ेगी तो उससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद में सिंचाई की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा होगी। तो इससे पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है, इसलिए सिंचाइयों की आवश्यकता कम पड़ती है। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपके बेड का जो टेम्परेचर होता है ना वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। चाहे आप सर्दियों में लगा लीजिए चाहे गर्मियों में लगा लीजिए, मिट्टी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहने की वजह से फसल की जड़ों का विकास भी काफ़ी शानदार तरीके से होता है और फसल भी आपकी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो होती रहती है। उसके बाद में अगले बेनिफिट की बात करें, देखिए प्लास्टिक मल्च के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगले बेनिफिट की बात करें तो ये देखिए इस तरह के जो ये होते हैं ना आपके जो खरपतवार या पुरानी फसलों के अवशेष वगैरह होते हैं, अगर प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये आसानी से और जल्दी से कंपोस्ट हो जाती हैं, तो वो बेनिफिट भी फसल को मिल जाता है। इस वजह से इसीलिए कहते हैं, मतलब सब कहते हैं कि प्लास्टिक मल्च का जो है सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है और प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये लगाना जरूरी है। बात करें अगर मतलब कितने माइक्रोन तक की लगानी चाहिए, तो देखिए मेरा यह मानना है कि तरबूज जो है वो 3 साढ़े 3 महीने की फसल है। इसमें आप अगर 16-17 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं तो उससे आसानी से काम चल जाता है। हमने यहाँ पर कोठारी कंपनी की प्लास्टिक मल्च काम में ली है जो कि 21 माइक्रोन की है। आप 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो भी लगा सकते हैं और 16-17 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च से भी काम चला सकते हैं। तो कहने में आप समझ गए होंगे 16-17 माइक्रोन से आप काम चला सकते हैं और 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाए
लगाएंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अगर आप लगाना चाहें तो 16-17 माइक्रोन की भी लगा सकते हैं, एक सीज़न आपकी आराम से चल जाएगी। उसकी कीमत की बात करें तो वो मार्केट में आपको 1300 साढ़े 1300 रुपये में मिल जाएगी। और 20-21 माइक्रोन की यानी ये 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अगर मार्केट से अगर आप उठाएंगे तो लगभग आप 1600 साढ़े 1600 1700 साढ़े 1700 कई जगह पे 2000 रुपये के आसपास भी इसके ले लिए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी कीमत की बात। अब बात करते हैं इसको बिछाने का तरीका। तो देखिए 3 बंदे होना तो आसानी से 1 एकड़ की प्लास्टिक मल्च आसाम से बिछाई जा सकती है। एक इस तरह से आपको ये जो दिख रहा है आपको ये पाइप का टुकड़ा चाहिए आपको, और 3 बंदे। अगर चौथा बंदा होगा तो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, जोर कम आएगा, आपको थकेंगे नहीं। बाकी अगर 3 बंदे होंगे तो भी आसानी से बिछा सकते हैं। किस तरह से बिछाना है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले एक कोने को इस तरह से दबा देते हैं मिट्टी में, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बस इतनी सी मिट्टी डाल दें। एक बार यहाँ और डाल दो थोड़ी सी, ताकि सामने से जब खींचेंगे इसको तो ये निकल ना सके। ठीक है, पूरी को कवर नहीं करना है। पूरी को अगर कवर करेंगे तो उसके बाद में इसको वापस निकालते समय काफ़ी झंझट होंगे और बिछाते समय भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर आओ, ऐसे फिर इसको ऐसे चलो लेके, मैं आपको वीडियो के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आप इसको और ज़्यादा लंबा ले सकते हो। अब एक बंदा इसको पकड़ के खींच लेगा, खींच लो आप, है ना। एक बंदा पकड़ के खींच लेगा और उसके बाद इधर से, उसके बाद में 5-5 6-6 फीट की दूरी पर दोनों तरफ से आप इसको दबा देंगे। एक बंदा उस साइड में हो जाएगा और एक बंदा इस साइड में हो जाएगा। हो गया इस साइड से कवर। अब इस साइड से भी ऐसे पैर रखो और इसको ऐसे दबा दो, आगे चलो। उसके बाद में 5 से 6 फीट की दूरी पर फिर से इस तरह से दबाओ और इसको ऐसे पैर रखो और इसको फिर दबा दो। फिर 5 से 6 फीट की दूरी पे ऐसे पैर रखो, ऐसे रखो माटी, और फिर से इसको इस साइड से पैर दबा के इस तरह से रखो। मल्च में होल निकालने का एक बहुत ही आसान जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरह से आप आसानी से काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में और काफ़ी जल्दी से जो ये होल है वो आप निकाल सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है अपनी फसल के हिसाब से कि आपको जिगजैग होल निकालने हैं, यानी कि डबल होल निकालने हैं, या सिंगल लाइन में होल निकालने हैं। सिंगल लाइन में होल जो है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लाइन में आपको होल इस तरह से कुछ निकालने हैं, यानी कि जो बेल वाली सब्जी अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरह से आपको होल निकालने हैं। और अगर जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन वगैरह इस तरह की जो फसलें लगा रहे हैं तो उसमें एक होल सामने और जाएगा। जैसे ये होल है ये थोड़ा सा इस साइड में आ जाएगा, और जैसे ये होल है यहाँ निकलेगा और सामने वाला होल जो है वो यहाँ निकल जाएगा। जैसे ये दोनों होल है ना, तो जिगजैग में इस तरह से निकलेंगे, बीच बीच में और निकल जाएंगे 1-1 फीट की दूरी पे। निकालने के लिए इस तरह के 2 पाइपों की आपको जरूरत पड़ेगी। आग जला के एक पाइप को रख देना गर्म होने के लिए और दूसरे पाइप को लेके और बाड़ी में भाग जाना है। और इसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे ऐसे थोड़ा नज़दीक से दिखा दो भाई, इस तरह से 1-1 फीट की दूरी पे आप आसानी से ईजिली होल निकल जाएंगे। ये देखिए, अगर धूप वगैरह है, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह डाउन नहीं है, यानी कि ओस वगैरह नहीं आ रखी है, यानी कि प्लास्टिक मल्च अगर गिल्ली नहीं है ना, तो एक बेड में आप आसानी से एक पाइप गर्म करके आराम से होल निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप होल निकाल सकते हैं। ये देखिए आराम से हो गया पाइप। ठीक है, अब उस साइड में चलते हैं। देखो अभी भी गर्म है। ये देखिए इस तरह से आप काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में जल्दी जल्दी होल निकाल सकते हैं। ये देखिए फटाफट होल निकल रहे हैं, है ना। प्लास्टिक मल्च के नीचे जो ड्रिप इरिगेशन के आपने लाइन बिछा रखी है उसका आपको जरूर ध्यान रखना, कहीं गलती से वो पाइप आपका जल ना जाए। मतलब दोस्तों तरबूज लगाने से पहले की जो भी हमारी तैयारियां थी ना वो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए प्लास्टिक मल्च लगा के आखिरी जो कार्य था वो था इसमें होल निकालने का, मतलब 1-1 फीट की दूरी पर होल निकाल दिए हैं। और अब बारी आती है बीजों के बुआई की, और बीजों की बुआई से पहले सबसे ज़रूरी है इसमें वैरायटियों का सिलेक्शन। सबसे बेस्ट और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तभी आपको तरबूज की अच्छी साइज़ मिलेगी और तभी तरबूज से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जिन वैरायटियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया है उन वैरायटियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटियों का मैंने सिलेक्शन किया है, और इन वैरायटियों का आप भी सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी तगड़ा उत्पादन मिलेगा इन वैरायटियों से, और तरबूज की जो साइज है ना वो भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। यहाँ पर मैंने टोटल 4 वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, और चारों अपने हिसाब से सबसे बेस्ट वैरायटी हैं। जिनमें से पहले नंबर की जो वैरायटी है ना वो है सिजेंटा कंपनी की रेड चिप वैरायटी। फल का वजन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार है और फल एकदम चमकदार और आकर्षक मिलेगा आपको। मंडी प्राइस इसके आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, तो इस वैरायटी का सिलेक्शन आप भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगली वैरायटी की, और ये वैरायटी है अपनी सेमिनस की खास। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। माधव हमें मिली नहीं इस बार, वरना माधव का भी हम सिलेक्शन करते
तरबूज की ये वैरायटी भी काफ़ी ज़ोरदार है। इसके फल का वज़न आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, 6, 7, 8 केजी तक। 8 तो नहीं जाता है, कोई बाय द वे फल का चला जाएगा, लेकिन 5, 6, 7 केजी तक इसके फल का वज़न है वो आपको मिल जाएगा। फल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी, मिठास भी आपको इसमें काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। फल चमकदार और अंडाकार शेप में, मतलब एक आइस बॉक्स की जो मुख्य साइज़ होती है, एक अच्छी साइज़ होती है ना, वो साइज़ आपको इसकी मिलेगी, इसलिए मंडी प्राइस इसके भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। अगली वैरायटी की बात करते हैं, और ये वैरायटी है सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी। लगभग 6-7 साल से इस वैरायटी को ले रहा हूँ मैं, 5-6 साल तो मान ही लीजिए आप, 5-6 साल से लगा रहा हूँ। फल का वज़न इसका भी ज़ोरदार मिलेगा आपको, 5-6-7 केजी तक फल चला जाएगा। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार है और फल की क्वालिटी भी आपको इसकी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगली जो वैरायटी है वो हमने पहली बार ली है, भाई बता रहे हैं, जो किसान भाई लगाया था उसके बेस पे लिया है मैंने इसको, और सोचा कि ट्राई भी हो जाएगा कैसा क्या इसका उत्पादन मिलता है। ब्लैक जुबली हिंज कंपनी की, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको ये मिल जाती है तो। 3 वैरायटियाँ है ना, ये तो अपनी जांची परखी वैरायटियाँ हैं, इनमें तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वैरायटियाँ मिल जाती हैं तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन आँख बंद करके कर सकते हैं और तरबूज की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बारी आती है बीज की बुआई करने की। काफ़ी किसान भाइयों का यहाँ भी कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई आप बीज की बुआई करने से पहले सिंचाई करते हो या बाद में करते हो। देखिए सिंचाई इसमें हमने कर दी है ना, हल्की सी सिंचाई इसमें हो, हल्की क्या फुल सिंचाई कर दी इसमें, हल्की माफ़ कीजिए। पूरी तरह से इसको, मतलब पूरे बेड में इसमें नमी हो गई है, लगभग 5-6 घंटे तक मोटर चला दी इसमें और पूरी तरह से ये बेड भीग गया है। अब इसमें बारी आती है बीज की बुआई करने की, और बीज की शुरुआत हम कर रहे हैं सिजंटा से, रेड चिप की सबसे पहले इसकी बुआई कर रहे हैं। निकालो इसको भाई। बीज लगाने का तरीका भी देखिए, आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बीज लगाना है। एक किसान भाई कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे कि मैंने बीज उल्टे लगा दिए, क्या होगा भाई? उल्टे लगा दिए तो बीजों का जमाव देरी से होगा और कुछ बीज बाहर निकलेंगे में नहीं। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से ये जो कोना होता है ना, ये जो सिरा पूंछ वाला साइड जो होता है, ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से। अब उल्टा कोई लगा देता है किसान भाई, जैसे ये ना साइड नीचे कर दी तो यहाँ से प्लांट निकलेगा, ऊपर की साइड से ये बाहर निकलेगा, ये साइड बाहर निकलेगी और यहाँ से रूट्स निकलती हैं आपकी, ये ज़मीन में जाती हैं। ठीक है, तो ये अगर आप उल्टा लगा देंगे तो रूट्स ऊपर की तरफ हो जाएगी, फिर ये ऐसे मुड़ के जाएगी, फिर नीचे से घूम के प्लांट बाहर आएगा तो आएगा या नहीं भी आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको इस तरह से लगाना है। देखिए ऐसे टेक दिया और इसके बाद में इस तरह से कर दिया। इतना ही, ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है बाद में, वरना इंतज़ार करते रहोगे कि कब बाहर निकलेगा। बस इतना सा काफ़ी है, आसान तरीके से। चलो आप लगा के दिखाओ, थोड़े से लगाओ। इसमें लगा दिए क्या? हाँ इस तरह से देखिए, ये देखिए, बस इतना ही काफ़ी है। ये हो गया साहब। तो इस तरह से कुछ आप ज़मीन की तैयारियां कंप्लीट करके बीजों का सिलेक्शन करके और बीजों की बुआई कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, तरबूज की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, मतलब किस तरह से ज़मीन की तैयारियां होती हैं, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने चाहिए जो हमने डाले हैं, किस तरह से बेड बनाए गए हैं वो भी दिखाया है, प्लास्टिक मल्च लगाने का तरीका, होल, मतलब बारीकी से हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। और उसके बाद में आखिरी में वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।